हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीजी नर्सिंग सेंटर। आई एम प्रियंवदा गौरी। इस चैनल पर आपको नर्सिंग से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी। डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन बिहेवियर का सेकंड पार्ट। इसमें हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, टोपोग्राफी ऑफ माइंड, डायनेमिक्स ऑफ माइंड और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन बिहेवियर के अंदर वो सभी टॉपिक्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइंड से। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड इज द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हु डिवाइड्स द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड इनटू टू कैटेगरीज। मतलब कि एक साइकोलॉजिस्ट थे सिगमंड फ्रॉइड, इन्होंने ही स्ट्रक्चर ऑफ माइंड की प्रिंसिपल को या थ्योरी को दिया था और इसको इन्होंने माइंड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक है टोपोग्राफी ऑफ माइंड और सेकंड है डायनेमिक्स ऑफ माइंड। तो फर्स्ट है टोपोग्राफी ऑफ माइंड। टोपोग्राफी ऑफ माइंड को इन्होंने तीन लेवल में फिर से डिवाइड किया है। पहला कॉन्शियस लेवल, सबकॉन्शियस लेवल, अनकॉन्शियस लेवल। फ्रेंड्स, आप धीरे धीरे समझिएगा, आपको बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रख करके समझिएगा। जो सिगमंड फ्रॉइड थे उन्होंने एक स्ट्रक्चर ऑफ माइंड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, टोपोग्राफी एंड डायनेमिक्स। अब हम टोपोग्राफी को पढ़ रहे हैं। इसके फिर से मेनली थ्री टाइप्स हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। तो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कॉन्शियस क्या होता है। कॉन्शियस लेवल, इट इज़ अ कंसर्न विथ थॉट, फीलिंग एंड सेंसेशन। कॉन्शियस का मतलब होता है एक नॉर्मल इंडिविजुअल जो नॉर्मल है, मतलब जिसका दिमाग अच्छे से काम कर रहा है, वो वेल बैलेंस्ड है, उसका अच्छे से दिमाग उसके बॉडी के साथ अच्छे से बैलेंसली फंक्शन कर रहा है, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं, उसको चक्कर नहीं आ रहे। मतलब कि एक बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो बिल्कुल हेल्दी है, उसको कोई भी ना फिजिकल प्रॉब्लम है ना ही मेंटल प्रॉब्लम है, तो उसको कहते हैं कॉन्शियस, या उस मतलब उस स्टेज को कहेंगे कॉन्शियस स्टेज, कॉन्शियस लेवल। नेक्स्ट है सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस है मेनली द पर्सन इज कैपेबल टू अंडरस्टैंड एंड रिएक्शन। इट इज़ द स्टेट ऑफ माइंड इन विच आइडियाज एंड रिएक्शन आर पार्शली फॉरगेटन एंड स्टोर्ड। इसका मतलब ये, इसमें भी जो इंसान का दिमाग है वो काम करेगा लेकिन थोड़ा सा स्लो, मतलब उसमें कुछ भी एबनॉर्मलिटीज़ आ जाएंगी या उसका बॉडी के साथ बैलेंस नहीं रहेगा। जैसे कैपेबल टू अंडरस्टैंड एंड रिएक्शन, मतलब कि वो बातों को समझने के लिए कैपेबल है, उसको रिएक्ट भी कर रहा है। जैसे हमने उससे बोला कि तुम खाना खा लो, तो उसने समझा कि उसको कहा गया है खाना खा लो, अब वो खाना खाने के लिए अपना हाथ भी बढ़ाएगा, मतलब वो समझ रहा है। इट इज़ द स्टेट ऑफ माइंड इन विच आइडियाज एंड रिएक्शन आर पार्शली फॉरगेटन। बट ये होता है कि कभी कभी वो कुछ भी भूल जाता है, उसको भ्रम हो जाता है, हेलुसिनेशन, मतलब कि उसका दिमाग अच्छे से कभी कभी काम नहीं कर रहा है। सपोज उसको सडनली चक्कर आ गया, या अगर हमने उसको कहा गया कि तुम जा कर के वो सामान को उठा लाओ, तो वो थोड़ी देर बाद वो वहाँ पे जाएगा लेकिन वो भूल जाएगा कि उसे हमने क्या उठाने के लिए कहा था। मतलब समझ रहे हैं ना कि उसका दिमाग छोटी छोटी गलतियाँ करने लगता है, वो छोटी छोटी चीज़ें भूल जाता है। एंड स्टोर्ड, और कोई कोई ना चाहते भी कोई कोई मेमोरीज उसके माइंड में स्टोर्ड हो जाती है। सपोज दैट उसके मतलब पास्ट में उसके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ है, वो हादसा उसके सामने बार बार आ रहा है। जैसे कुछ लोग होते हैं, आपने देखा होगा, अगर उनके पास में सपोज इट उनके किसी करीबी का एक्सीडेंट हो गया है, तो वो आज से 3-4 साल बाद भी उसी गम में डूबे रहते कि हाँ मेरे करीबी का एक्सीडेंट हुआ था, इतना भयंकर हुआ था। अगर वो पास्ट में जी रहे तो प्रेजेंट को अच्छे से बैलेंस नहीं कर पाएंगे। यही इसी लेवल को, इसी स्टेज को कहा गया सब कॉन्शियस लेवल, जिसमें वो कॉन्शियस है, बस थोड़े से कॉन्शियस है, उनका दिमाग अच्छे से काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है अनकॉन्शियस लेवल। इट इज़ द लेवल ऑफ माइंड वेयर मेंटल कंटेंट एंड प्रोसेस आर केप्ट आउट ऑफ माइंड। अनकॉन्शियस लेवल होता है जिसमें हमारा जो दिमाग होता है वो बिल्कुल भी काम नहीं करता। जैसे कुछ लोग होते हैं मतलब जो लोग कोमा में चले जाते हैं, उनका दिमाग बिल्कुल ही काम नहीं करता है। और जैसे सपोज उनको डेथ भी कभी कभी हो जाती है। जो डेथ के पहले कुछ सिचुएशन होती है, कोई कोई होता है जिनका जैसे मेंटल रिटार्डेशन होता है, उसमें तो हमारा सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, लेकिन जिनका माइंड बिल्कुल ही रिटायर्ड हो जाता है, वो बिल्कुल ही काम नहीं करता, वो आते हैं अनकॉन्शियस लेवल में। ठीक है, इसमें आप बिल्कुल इसका परफेक्ट एग्जांपल है जो लोग कोमा में होते हैं, उनका दिमाग बिल्कुल ही काम नहीं करता होता है। तो हमने टोपोग्राफी ऑफ माइंड में मेनली 3 लेवल पढ़े हैं। फर्स्ट है कॉन्शियस लेवल, अनकॉन्शियस लेवल एंड सबकॉन्शियस लेवल। ठीक है, आई होप कि आपको ये तीनों पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट है डायनेमिक्स ऑफ माइंड। ये हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइंड के अंदर। ठीक है, डायनेमिक्स ऑफ माइंड के भी 3 पार्ट हैं, मतलब 3 पॉइंट्स में इसको डिवाइड किया गया है। इड, ईगो, सुपर ईगो। फ्रेंड्स, आप इसको एक इड, ईगो, सुपर ईगो को मैंने मतलब एक आपको मतलब समझा दे रही हूँ कि इसका मतलब क्या है, फिर हम इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। इड जहाँ पर आएगा, इड का मतलब होता है प्लेजर, मतलब खुशी। कुछ भी काम हमने किया, हमें उससे खुशी मिली, उसको कहते हैं इड। ईगो का मतलब होता है रियलिटी। ईगो का मतलब जब भी है तो आपको इससे वो करना है कि वास्तविकता, किसी भी चीज़ की रियलिटी।
और सुपर ईगो का है तो मॉरल, मतलब कि वो कोई भी थॉट या कोई भी थ्योरीज है वो बेस्ड ऑन प्रिंसिपल है, उसकी मॉरलिटी पे बेस्ड है, ठीक है। और फिर ये सिगमंड फ्रॉइड हैज़ गिविंग द 3 स्टेप इड, ईगो, सुपर ईगो, ठीक है। आई होप कि आपको एक शाब्दिक इनका मतलब पता चल गया होगा। अब इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। इड, द इड डिमांड्स इमीडिएट सेटिस्फैक्शन, व्हेन द हैपेंस वी एक्सपीरियंस प्लेजर, व्हेन इट इज डिनाइड वी एक्सपीरियंस अनप्लेजर और पेन। इड का मतलब होता है कि तुरंत ही हमको किसी भी काम को करने से अगर सेटिस्फैक्शन मिलता है वो इड में आता है। सपोज दैट हम कॉलेज में है, मेरा क्लासमेट, अगर हमको भूख लगी है, हमने अपने क्लासमेट का टिफ़िन खोला और खा लिया, ना हमने उससे पूछा ना उसको बताया, मतलब कुछ हमको परवाह नहीं, बस हमें भूख लगी, हमने तुरंत खाना खा लिया और अब उसके बाद हमें उसके रिजल्ट से भी मतलब नहीं है, बस हमने खाना खाया और हमको शांति मिली कि हाँ मेरी भूख मिट गई है, मतलब कि हमको तुरंत ही सेटिस्फैक्शन मिल गया, सडन सेटिस्फैक्शन मिल गया है, उसको कहते हैं ईड। मतलब कि हमको तुरंत ही किसी भी काम को करने से खुशी मिलती है उसके रिजल्ट की परवाह किए बगैर, तो वो आता है ईड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है ईगो। इट इज़ द डिसीजन मेकिंग कंपोनेंट। अगर मतलब इसको मैं पूरा रीड करूँगी तो बहुत ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जाएगा, तो मैं बस उसको शॉर्ट में समझा रही हूँ। ईगो का मतलब होता है कि हमको किसी भी चीज़ की रियलिटी पता होना। सपोज दैट अगर हम आज होमवर्क करके नहीं गए, तो हमें होमवर्क करके नहीं गए तो हमें उसकी रियलिटी पता है कि अगर हम होमवर्क नहीं करेंगे तो टीचर हमें पनिश करेंगे, वो कुछ भी पनिशमेंट दे सकते हैं। तो मतलब होता है किसी भी काम को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमें उसकी रियलिटी का आभास होना, उसकी रियलिटी हमको पता होना। इट इज़ द डिसीजन मेकिंग कंपोनेंट, इट वर्क्स ऑन द रियलिस्टिक सिचुएशन, मतलब कि रियल में काम करते हैं। अभी तक जो हमने ईड में पढ़ा, हमें उसका रियलिटी से कोई वास्तविकता नहीं है, मतलब कि हम काम कर रहे हैं, हमें परवाह नहीं है वो, मतलब उस काम के रिजल्ट अच्छे हों या बुरे हों। लेकिन जब ईगो आएगा वहाँ पे जो इंसान है, जो इंडिविजुअल, उसको परवाह है कि उसके रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे या नेगेटिव आएंगे। टू सेटिस्फाई इट्स डिमांड कि ऑफन कंप्रोमाइजिंग और पोस्टपोनिंग सेटिस्फैक्शन टू अवॉइड नेगेटिव थॉट्स, इट कंसीडर सोशल नॉर्म्स, रियलिटीज़ एंड रूल्स टू डिसाइड हाउ टू बिहेव। इसका मतलब ये कि हम अपने जो काम कर रहे हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर रह करके कर रहे हैं, अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, एक वेल सिटीज़न की तरह रह रहे हैं, सोसाइटी में अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, हमारा बिहेवियर ऐसा हम काम करें कि कोई जो दूसरे उसको तकलीफ़ ना पहुँचे, हमारे किसी भी बिहेवियर के द्वारा दूसरे को कोई इफेक्ट ना हो, उसको कोई बात बुरी ना लगे, हम कोई भी बात बोल रहे हैं तो सोच समझ करके बोल रहे हैं, वो आता है, वो सब प्रोसेस आता है ईगो के अंदर कि हमको उसकी रियलिटी पता है। नेक्स्ट है सुपर ईगो। इट डेवलप्स अराउंड 3 to 5 years of age. The super ego incorporate the values and morals of the society which are learned from our ancestors. सुपर ईगो में होता है कि हम ऐसे काम करते हैं जो बेस्ड ऑन प्रिंसिपल होता है, मॉरल होता है, थ्योरीज होता है। जैसे सपोज दैट हम, गांधी जी ने बोला अहिंसा परमो धर्म, मतलब हमें अहिंसा करनी है, मतलब किसी से हिंसा नहीं करनी है, तो उन्होंने एक मॉरल दे दिया, अब हम उसी मॉरल पे काम कर रहे हैं, तो ये हमारा सुपर ईगो में आएगा। मतलब कि हम भूखे मर जाएंगे लेकिन किसी का लंच नहीं करेंगे क्योंकि वो खिलाफ है, मतलब कि वो मॉरलिस्टिक नहीं है, मतलब कि किसी का लंच करना मतलब वो भूखा रह जाएगा, तो ये गलत है। हम जीते जी मर जाएंगे लेकिन हम किसी का लंच नहीं करेंगे, तो ये पॉइंट, ये जो थॉट्स आएंगे ये सुपर ईगो के अंदर आएंगे। आई होप कि अब आपको तीनों पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इड, ईगो, सुपर ईगो। मैं आपको एक बार शॉर्ट में फिर से समझा दे रही हूँ। इड का मतलब होता है सडन सेटिस्फैक्शन, ईगो का मतलब होता है कि हमने रियलिटी को जान करके काम किया, और सुपर ईगो का मतलब होता है कि बेस्ड ऑन मॉरल एंड प्रिंसिपल्स, ठीक है। आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ बॉडी माइंड इन बिहेवियर, मतलब कि जो हमारा बॉडी है, जो हमारा माइंड है, इन दोनों का हमारे बिहेवियर में क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सब हम समझेंगे। तो फर्स्ट है इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन माइंड, नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ माइंड ऑन बॉडी। मतलब पहले हम समझेंगे कि हमारे शरीर का हमारे दिमाग पर क्या असर पड़ता है, तो चलिए इन्हीं पॉइंट को आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन माइंड, it refers to the effect of physically identifiable events on physiological function of behavior। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारा शरीर है वो कैसे फंक्शन करता है, और उसका जब वो फंक्शन करता है तो उसका इफेक्ट हमारे माइंड पर कैसे पड़ता है या क्या वो रिएक्ट करता है, ये सब हम समझेंगे। तो इसके अंदर जो पहला पॉइंट है वो है स्टडी ऑफ ड्रग इफेक्ट। इसमें समझेंगे हम, अ ड्रग इज अ केमिकल सब्सटेंस विच इज फॉरेन टू द बॉडी बाय दियर नेचुरल ड्रग ऑपरेट ऑन द फिजिकल सिस्टम, दिस लीड्स टू प्रॉब्लम रिलेटेड to body and mind. It drugs which affect mode of behavior are not new that relieve people from disease.
इसका मतलब ये है कि जब हमारी तबीयत ख़राब होती है, जब हम बीमार होते हैं, तो हमारा जो फ़िज़िकल है, जो हमारे शरीर का स्ट्रक्चर है या तो जो हम काम करते हैं, वो सब डिसबैलेंस हो जाता है। अगर हमारी तबीयत ख़राब हो गई, हमको बुखार आ गया तो हम लेज़ी हो जाएँगे, मतलब हमको आलस आने लगेगा, लेटे रहेंगे, कोई काम करने का मन नहीं करेगा। तो यही कहा गया है कि हमारा फ़िज़िकल अफेक्ट हो जाता है, और अगर फ़िज़िकल स्टेटस अफेक्ट होता है तो मेंटली अपने आप अफेक्ट हो जाता है। तो हमारा माइंड भी उसी तरीके से रिएक्ट करने लगता है, ठीक है। उसके बाद जब हम कोई ड्रग लेते हैं, कोई दवा लेते हैं, सपोज दैट कुछ भी, हम अगर फीवर ठीक करने के लिए सपोज दैट हमने पैरासीटामॉल लिया, तो हमने पैरासीटामॉल लिया, वो जा करके जब शरीर के अंदर मेटाबोलाइज होगी, इसका मतलब कि हमारा बॉडी फंक्शन कर रहा है, ठीक है। जब वो जो ड्रग लिया वो मेटाबोलाइज होगी अच्छे से, जब वो शरीर के अंदर घुल जाएगी, फिर जब दवा का इफेक्ट दिखेगा तो हम फिजिकली सही हो जाएंगे। जब हम फिजिकली सही होंगे तो मेंटल स्टेटस भी हमारा सही हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन माइंड, मतलब हमारे बॉडी ने काम किया, एक दवा हमने ली, उस दवा को हमने खाया तो हमारे बॉडी ने रिएक्ट किया, तब हमारे माइंड पर इफेक्ट पड़ा। आप समझ रहे होंगे कि इस केवल इस हेडिंग को समझिए कि बॉडी के काम करने से जब माइंड पर इफेक्ट पड़ता है तो उसको कहते हैं इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन माइंड। और ये पॉइंट्स है कि स्टडी ऑफ ड्रग इफेक्ट, मतलब कि एक तरीके से एग्जांपल दिया गया है कि आप इसको कैसे समझेंगे। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी दवा को खाते हैं वो हमारी फिजिकल हेल्थ को ठीक करती है, तो उसके बाद मेंटल हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है और वो अपने आप ठीक हो जाती है। आई होप कि अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है द स्प्लिट ब्रेन एंड द होल माइंड। इस पॉइंट्स के अंदर ये आप समझिए, अगर आपको ये पूरा पैसेज लिखना है तो आप लिख लीजिए, लेकिन अगर ये पैसेज को मैं वर्ड टू वर्ड समझाऊंगी तो कम समझ में आएगी, इसलिए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, तब आप अच्छे से, अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप उसको मतलब सेंटेंस फॉर्म कर लेंगे, आराम से लिख लेंगे। आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि हमें ये क्या है, इसके पीछे क्या रीज़न है। अगर आपको वो समझ में आ गया तो आपको आराम से याद आ जाएगा, या आप आराम से एक सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें है द स्प्लिट ब्रेन एंड द होल माइंड। इसमें आप ऐसा समझिए, जो एक सपोज एक पेशेंट है, ठीक है, उसका ब्रेन डेड हो गया है। ब्रेन डेड होने का मतलब ऐसे कि वो पेशेंट कोमा में चला गया है, उसका जो ब्रेन है वो काम नहीं कर रहा है। अब आप ये समझिए कि जो ब्रेन होता है वो हमारी शरीर का एक पार्ट होता है, समझिए, दिमाग है हमारे हेड में होता है तो वो हमारे एक शरीर का पार्ट है, ठीक है, वो हमारे शरीर के स्ट्रक्चर के अंदर आता है हमारा ब्रेन। अब हमारा ब्रेन अगर डेड हो गया या वो कम काम कर रहा है या उसमें सोचने समझने की क्षमता कम हो गई है, मतलब उसमें कुछ भी इम्बैलेंस आ गया है, तो अब हमारा जो माइंड है वो भी इफेक्ट होगा। अब ये जैसे मैंने पिछला वाला एग्जांपल दिया था कि हमारे बॉडी के रिएक्शन की वजह से माइंड पर जो इफेक्ट पड़ता है वो होता है इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन माइंड। इसी तरीके से अगर हमारा जो ब्रेन है वो काम करना कम कर देगा या उसमें कुछ अल्टरेशन आ जाएगा तो हमारे माइंड पर भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे इंडिपेंडेंट स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस अवेयरनेस वन इन ईच हेमिस्फीयर। इसका मतलब ये हमारे माइंड में कुछ भी इम्बैलेंस, माइंड अलग होता है, ब्रेन अलग होता है। जो ब्रेन है वो हमारा एक ऑर्गन है, ठीक है, और माइंड वो होता है कि जो हमारे सोचने समझने की क्षमता होती है, जो हम ब्रेन में प्रोसेस करते हैं उसको माइंड बोलते हैं। कभी ये आपने सुना है कि हमारे शरीर में माइंड कहाँ है? हमेशा ये कहा जाता है हमारे शरीर में ब्रेन होता है, ब्रेन को दिमाग, और जो वो ब्रेन प्रोसेस करता है उसको कहते हैं माइंड, या उसका माइंड तेज है। ये सुना आपने किसी से कि उसका ब्रेन तेज है, उसका माइंड तेज है, ठीक है। तो ये जो सारा वो काम होता है वो हमारा ब्रेन करता है, और ब्रेन हमारे बॉडी का पार्ट है। अगर उसमें कुछ ऑल्टरेशन आते हैं, उसमें कुछ इम्बैलेंस होता है तो हमारा जो माइंड है वो इफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट था कि अगर ब्रेन में कोई स्प्लिट होता है, ब्रेन में कोई अल्टरेशन होता है तो उसका हमारे होल माइंड पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ माइंड ऑन बॉडी। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, एक सेकेंड इधर मैं दिखा देती हूँ। अभी हम लोगों ने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन माइंड, और नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ माइंड ऑन बॉडी। अब इसमें हमारे माइंड में कुछ ऐसा प्रोसेस होगा जिससे हमारा जो ब्रेन है, जिससे हमारी जो बॉडी है उसमें इफेक्ट आएगा, उसमें अल्ट्रेशन आएंगे। तो पहला पॉइंट है इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। आप देखिए, हम लोगों को जब स्ट्रेस होता है तो हमारी मेंटल हेल्थ है जो चेंज हो रही होती है। हमको स्ट्रेस हुआ, हमको कोई टेंशन हुआ तो हमारा जो माइंड है उसमें मतलब कि उसमें इम्बैलेंस हुआ है। अगर आपको कोई टेंशन है तो आपका जो फिजिकल है वो भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अगर सपोज दैट आज आपको कोई टेंशन है तो आपका काम करने में मन नहीं लगेगा, आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, आप के अंदर जो नहीं स्ट्रेंथ ताकत होती है वो आप अच्छे से कर नहीं पाएंगे, मतलब किसी भी चीज़ में आपका मन नहीं लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका माइंड आज नहीं सही है, ठीक है, आज आपका काम करने का मन नहीं है, तो आपका फिजिकल हेल्थ भी इफेक्ट कर रहा है। तो इसमें यही है कि इफेक्ट ऑफ माइंड ऑन बॉडी, माइंड में ऐसा कुछ चेंजेस होगा या ऐसा कुछ भी इफेक्ट होगा जिससे हमारी बॉडी
में कुछ भी अल्ट्रेशन आ सकते हैं हमारी बॉडी में, उसका मतलब चेंज हो सकता है। तो पहले इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस, अगर आप टेंशन में रहेंगे तो आप फिजिकली भी अनफिट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मेंटल स्टेट एंड हेल्थ। इसमें आवर बिहेवियर कैन इफेक्ट आवर हेल्थ सिंस स्ट्रेस आर पार्शियली डिफाइंड बाय आवर परसेप्शन एंड स्ट्रेस रिएक्शन दैट इफेक्ट द इम्यून सिस्टम। दिस पॉइंट इज इंटरलिंक्ड बिटवीन मेंटल स्टेट एंड फिजिकल हेल्थ। इसका मतलब ये है कि अगर आप मेंटली आप हेल्दी नहीं होंगे, तो अगर आप मेंटली हेल्दी नहीं है तो आप फिजिकली भी हेल्दी नहीं हो सकते हैं। अगर आपके हाथ पैर सही है, आपका मतलब अच्छे से सब कुछ सही है, आप फिजिकली बहुत हेल्दी है, लेकिन अगर आपका माइंड हेल्दी नहीं, अगर आपका मेंटल स्टेटस सही नहीं, आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, स्ट्रेस छोटी छोटी बात पर हो जाता है, टेंशन हो जाती है, ठीक है, छोटी छोटी बात पे आपको माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स रेज हो जाते हैं, अगर ये सब प्रॉब्लम है तो आप फिजिकली हेल्दी भी नहीं रहेंगे। तो यही इस पॉइंट में कहा गया है कि मेंटल स्टेट एंड हेल्थ, मतलब मेंटल स्टेट का जो इफेक्ट है वो हमारी हेल्थ पर पड़ता है, ठीक है। आई होप कि अब आपको ये पॉइंट्स में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एक सेकंड में आपको दिखा देती हूँ, ये जो लिखा हुआ है इफेक्ट्स ऑफ बॉडी ऑन माइंड। बॉडी ऑन माइंड में हमारे बॉडी में चेंजेस होते हैं तो हमारे माइंड में इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है माइंड ऑन बॉडी, हमारे माइंड में चेंज होंगे, हमारे मेंटल स्टेट में चेंज होंगे तो हमारे बॉडी पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब आई होप कि अब आपको ये पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होते हैं तो आप कमेंट करिए, मुझे बताइए। अगर मेरे द्वारा आपको कुछ गलत वो हो जाता है ना, थोड़ा सा फंबल या कुछ भी हो जाता है, अगर कुछ गलत सेंटेंस हो गया तो आप बिल्कुल क्लियर करिए। मुझे अच्छा लगेगा कि आपने वीडियो ध्यान से देखा है और मेरी कमियां भी सुधर रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है रोल ऑफ ब्रेन एंड बिहेवियर इन इलनेस, ठीक है। इसमें पढ़ते हैं इन जनरल बॉडी सिस्टम और ऑर्गन्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। इसका मतलब ये कि जो हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर के ही काम करते हैं। नर्वस सिस्टम हैज़ इन्फ्लुएंस ऑन सिस्टम ऑफ द बॉडी। जो हमारा जो बॉडी का बिल्कुल कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, जो सारे सिस्टम्स को कंट्रोल करता है, वो नर्वस सिस्टम है। कि मतलब कि जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबके पापा नर्वस सिस्टम है, ठीक है। वही उन सबको कंट्रोल करते हैं और मैनेज करते हैं। दिस इज़ हाउ ब्रेन फंक्शन फॉर एन इंडिविजुअल फॉर 24 आवर्स अ डे। मतलब कि जो ब्रेन है वो कंटिन्यूसली 24 घंटे तक काम करता रहता है, ठीक है। हिज एक्शंस फीलिंग एंड इमोशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस एंड शेप बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन। मतलब कि जैसा हम बिहेव करते हैं, जैसी हमारी फीलिंग्स होती हैं, जैसे हमारे इमोशंस होते हैं, वो सारा इम्पैक्ट हमारी पर्सनैलिटी पर, हमारे बिहेवियर पर पड़ता है। सपोज दैट किसी दिन हम बहुत ज़्यादा खुश हैं तो उस दिन जो हमारा बिहेवियर होगा वो चेंज होगा, और मतलब कि हमारी पर्सनैलिटी भी चेंज होगी। मतलब अगर खुश है तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, लोगों से मिलेंगे, अपने फ्रेंड से ज़्यादा बात करेंगे। और अगर सपोज दैट आप किसी दिन दुखी हैं तो उस दिन आप बहुत अकेले अकेले रहेंगे, किसी से बात करना नहीं पसंद करेंगे। तो मतलब कि जो हमारी फीलिंग और इमोशंस है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी न किसी तरीके से हमारे बिहेवियर और पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम एक ग्राफ के माध्यम से इस हेडिंग को अच्छे से कवर करते हैं। फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग है और एग्जाम में ये बहुत ही, इस चैप्टर से ये हेडिंग मेनली पूछी जाती है, ठीक है। आप ये ग्राफ को बहुत अच्छे से समझिए। अगर ग्राफ को आपने समझ लिया तो आपको इतना बड़ा पैसेज समझने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप समझ गए तो आप अपने आप ही लिख लेंगे, ठीक है। पहले है बिहेवियर, ओके। बिहेवियर इंटर रिलेटेड विद ब्रेन। जो बिहेवियर होता है वो किसी न किसी तरीके से हमारे ब्रेन से रिलेटेड होता है, मतलब हमारा ब्रेन जैसा फंक्शन करता है उसका ही इफेक्ट हमारे बिहेवियर पर दिखता है, ठीक है। उसके बाद ब्रेन किससे रिलेटेड होता है? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में ही ब्रेन होता है और ब्रेन जैसा काम करता है वो हमारा इम्पैक्ट बिहेवियर पर पड़ता है। अब नर्वस सिस्टम किससे किससे रिलेटेड होता है? एक इम्यून सिस्टम। इम्यून का मतलब होता है हमारी इम्यूनिटी, मतलब कि हम कितने स्ट्रांग हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम है जहाँ से हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, मतलब हर काम को करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे अंदर से मैसेंजर होते हैं, ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो वो ऑर्गन को काम करने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं। सपोज दैट कि हमारे माइंड से कोई हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, और वो हमारे किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को इन्फ्लुएंस करता है और वो ऑर्गन काम करता है। आप ऐसे समझिए सिंपल भाषा में। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। जितना हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, उतनी ही हमको कोई बीमारियां नहीं होंगी और हम अच्छे से अपने आप को मतलब रख पाएंगे, हम फिजिकल हेल्दी होंगे।
और जो इम्यून सिस्टम है वो किसी न किसी तरीके से एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड होता है। एंडोक्राइन सिस्टम में मेनली हमारे हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं और ये दोनों को कौन मैनेज करता है? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इन दोनों को मैनेज भी करता है, ठीक है। और नर्वस सिस्टम में क्या होता है? ब्रेन फंक्शन करता है और फंक्शन करके जो सारा उसका इम्पैक्ट पड़ता है वो बिहेवियर पर पड़ता है। मतलब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, बिहेवियर, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम, एंडोक्राइन, ये किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, कनेक्टेड है। अगर इसमें से किसी पर भी मतलब कोई प्रॉब्लम आ जाए, सपोज दैट हमारे इम्यून सिस्टम में आज प्रॉब्लम आ गई, वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, तो हमारा बिहेवियर चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका इफेक्ट नर्वस सिस्टम पे पड़ेगा, नर्वस का ब्रेन पे, और हमारा बिहेवियर इफेक्ट होगा। सपोज दैट हमारा एंडोक्राइन सिस्टम आज अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसका भी इफेक्ट नर्वस सिस्टम पर पड़ेगा, नर्वस सिस्टम से ब्रेन में जाएगा और हमारा बिहेवियर जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा, हमारा बिहेवियर चेंज हो जाएगा। आई होप कि अब आपको ये ग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल में पढ़ते हैं। द यूज ऑफ द टर्म्स फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल ब्रिंग्स अस टू अ प्रॉब्लम कॉल्ड माइंड बॉडी रिलेशनशिप, ठीक है। फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है फंक्शन, साइकोलॉजिकल का मतलब होता है हमारा मेंटल स्टेटस। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। साइकोलॉजिकल को आप माइंड समझिए, फिजियोलॉजिकल हमारी बॉडी करती है, जो हमारे फंक्शन होते हैं वो हमारे हाथ पैर ही तो काम करते हैं। तो अगर इन दोनों में इम्बैलेंस होता है, ये जो भी हमने ग्राफ पढ़ा था, इस ग्राफ में अगर कोई भी इम्बैलेंस होता है उसको कहा जाता है बॉडी माइंड प्रॉब्लम्स, ओके, बॉडी माइंड या माइंड बॉडी प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट, देयर हैज़ रिमेन्ड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कन्फ्यूजन एंड कॉन्ट्रोवर्सी एज टू विच एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स आर प्रॉपरली टर्म्ड मेंटल एंड विच फिजिकल whenever the human being is functioning as a whole organism। इसका मतलब ये है कि जो हमारी मेंटल स्टेट है, दिस इज़ अ कन्फ्यूज, मतलब कि जो हमारी मेंटल स्टेज है, अगर हमारे मेंटल दिमाग में कोई भी थॉट आ गया और वो हमारा थॉट कंटिन्यूसली कुछ समय तक है, वो हमें किसी न किसी तरीके से इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, हमें कोई टेंशन है, तो हमारा माइंड जो है वो उस टेंशन में रहेगा तो अच्छे से काम नहीं करेगा। और उसके बाद विच फिजिकल, जो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो भी उससे इन्फ्लुएंस होंगी, ठीक है। एंड द ह्यूमन बीइंग इज फंक्शनिंग एज अ होल ऑर्गेनिज्म, द एक्टिविटी इज प्रॉपरली termed mental or psychological and that it may be studied from both the physiological and psychological point of view। इसका मतलब ये है, इस पूरे पैसेज में मतलब मेनली ये कहा गया है कि अगर हम बीमार होते हैं तो हमारा उसमें जो फिजिकल है वो भी इफेक्ट होता है, जो मेंटल स्टेटस है वो भी इफेक्ट होता है। अगर मेंटल स्टेटस में कुछ चेंजेस हो गए तो हमारा जो शरीर है वो इफेक्ट होगा, और अगर हमारा शरीर इफेक्ट होगा तो उससे हमारा माइंड भी किसी न किसी तरीके से कनेक्ट होगा। तो इस हेडिंग का मेन मतलब यही था कि जो हमारी ब्रेन है और जो बिहेवियर है इसका इलनेस पर क्या प्रभाव पड़ता है, कि जो हमारी बीमारी है, जब हम बीमार होते हैं तो हमारा बिहेवियर चेंज होता है, और बिहेवियर किस तरीके से चेंज होता है, किसके इन्फ्लुएंस में, हमारे ब्रेन के इन्फ्लुएंस में चेंज होता है। आई होप कि अब आपको ये हेडिंग क्लियर हो गई होगी। अभी भी थोड़ा सा डाउट है या कुछ भी है जो नहीं समझ में आया या मैंने थोड़ा सा जल्दी समझा दिया हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक पर्टिकुलर इस हेडिंग पर एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूँगी। ह्यूमन बिहेवियर चैप्टर को आज हमने फिनिश कर लिया है। ये पहला पार्ट में हमने ह्यूमन बिहेवियर के डेफिनेशन, उसके फैक्टर और उसके नेचर डिस्कस किया था, और ये जो सेकंड पार्ट है इसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ माइंड डिस्कस किया है। ये जो ह्यूमन बिहेवियर का फर्स्ट पार्ट है ये आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद ही आप ये दूसरे वीडियो को देखिए जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो वाला पार्ट है ये स्ट्रक्चर ऑफ माइंड से स्टार्ट हुआ है, इसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ माइंड और इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन माइंड एंड माइंड ऑन बॉडी और रोल ऑफ ब्रेन एंड बिहेवियर इन इलनेस, इसमें हमने डिस्कस किया, डील किया अच्छे से। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखें क्योंकि एक ही चैप्टर के 2 पार्ट मैंने बनाए हैं। अगर एक में होते तो बहुत ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जाता और आपको अच्छे से समझ में भी नहीं आता, माइंड में बहुत बाउंस होने लगता, इसलिए मैंने इसके 2 पार्ट बनाए हैं। उसमें हमने फैक्टर्स डिस्कस किया, आप उनको अच्छे से देखिए, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ माइंड पढ़िए। स्ट्रक्चर ऑफ माइंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फ्रेंड्स अपने दोस्तों को और मतलब सबको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।